हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर आज के वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और ये सेट नंबर 4। इसके पिछले की 3 वीडियोस अपलोडेड हैं, वहां से जाके पहले उस सारे वीडियोस को पढ़िएगा, क्योंकि आपके ही प्रॉफिट के लिए है सारी वीडियोस। ठीक है, अगर आप सारे पांचों के पांचों सेट कंप्लीट कर लेते हो तो समझ लेना कि आपके इनसे 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्लियर। पूरा विश्वास रख के पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि बाकी सारे लोग के तरीके में बोलूंगी और होगा नहीं। एकदम मन से मैंने सेट आपके लिए तैयार किया है और ये आप पांचों के पांचों सेट पढ़िएगा। ना फंसे क्वेश्चन तो आके इसी वीडियो में कमेंट करना कि ऐसा नहीं हुआ। ओके, इतना दावा के साथ अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब समझ लो कि इसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत करी गई होगी। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल आज का हमारा है, काव्य के कितने भेद होते हैं। अब आपने गद्य काव्य दोनों पढ़ा, काव्य में पूछा गया है कि काव्य के कितने भेद होते हैं। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा इसका बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। काव्य के 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है श्रव्य काव्य, एक होता है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य का मतलब क्या होता है? जो काव्य सुना जाता है, और दृश्य का मतलब है जो देखा जाता है। मतलब कोई ऐसा काव्य जिसको आप सामने देख रहे हैं, लेकिन श्रव्य काव्य जिसको आप सुन रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई गाना है, उसमें डांस वगैरह नहीं है, केवल वो सॉन्ग है, तो वो हो गया श्रव्य। लेकिन अगर उसमें चित्र आपको दिखाई दे रहा है, डांस हो रहा है, तो ये सभी क्या हो गया? दृश्य हो गया। ओके, क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। रीतिकाल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन है 1643 से 1868, 1900 से 1947, 1868 या फिर 1947 से अब तक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1643 से 1868। क्वेश्चन नंबर 3, युगांत किसकी रचना है? समझिएगा। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, हरिओं या फिर डी अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक, अब इसकी जो रचना है बच्चों याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत ने की है। किसकी? युगांत की रचना। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चौथा सवाल, कामायनी किसकी प्रसिद्ध कृति है? अब आपको पता होना चाहिए। देखो, कुछ ऐसे आपके चैप्टर्स में नाम है जिनके हर एक रचना आपको याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत, दूसरे पे प्रेमचंद, तीसरे पे जयशंकर प्रसाद, चौथे पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान। अगर आप और एक और याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर। इतने लोगों की रचनाओं को बिल्कुल क्लियर रटा होना चाहिए, टिप्स पे ऐसे आना चाहिए आपको, है ना। तो क्योंकि ये जो हिंदी है ना बच्चों आपकी सिलेबस की, उसमें ये इतने कवि और लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, और घुमा फिरा के क्वेश्चन इन्हीं पे बनता है। इसीलिए मैंने बोला है इनकी जितनी भी रचनाएं आपकी किताब में सारा एकदम रट डालो। ओके, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्यासी पतराई आंखें किसकी कृति है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, निराला या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागा अर्जुन की रचना है क्या? प्यासी पतराई आंखें। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है बच्चों, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? देखो बच्चों, तार सप्तक जो है कुल आपसे 3 बार पूछा जाता है, पहला, दूसरा और तीसरा। किसने प्रकाशित किया, इसके ऊपर सवाल बनता है। तो याद रखिएगा कि पहले बात तो आंसर समझ लेते हैं, इसका क्या बनेगा? 1959 में हुआ था पहला तार सप्तक। याद रखिएगा कब हुआ था? 1943 में, दूसरा हुआ था 1951 में, और तीसरा कब हुआ था? 1959 में। तीनों का जो प्रकाशन है वो अज्ञे ने किया है, लेकिन इन्हीं के साथ और सारे कवियों का नाम आता है जो सम्मिलित रूप से किया है, लेकिन मुख्य नाम क्या है? अज्ञे का है। तो इसीलिए इनका नाम याद रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि तार सप्तक किसने प्रकाशित किया, तो आंसर बनेगा अज्ञे। पहला वाला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959। ठीक है, तीनों याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, प्रयोगवाद का आरंभ किस काव्य संकलन से हुआ? करेक्ट आंसर तार सप्तक से हुआ। अच्छा, अगर तार सप्तक से हुआ है इसका आरंभ, तो अगर जो पहला हुआ होगा उसी से। ठीक है बच्चों, आंसर याद रखिएगा। अगला सवाल, दूध और बतासा किसने लिखी है? करेक्ट आंसर सोहनलाल द्विवेदी। 9 क्वेश्चन नंबर, पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैन, यानी कि ऑप्शन सी वाला सही उत्तर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन ABCD नहीं लिखा, चलो अब लिख देते हैं। कला और बूढ़ा चाप के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी नूर मोहम्मद, ऑप्शन सी निराला या फिर ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। चलिए बच्चों आगे सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, पठस में लकार आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा लकार है? ऑप्शन ए लंग लकार, ऑप्शन बी लिट लकार, ऑप्शन सी लट लकार या फिर ऑप्शन डी विधिलिंग लकार। याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी।
पठति पठता पठन्ति पठस पठता पठत पठामि पठावा पठामा, ये है लट लकार के तीनों। ठीक, तो इसमें आया है पठसी, तो कौन सा लकार हो जाएगा? लट लकार। क्वेश्चन नंबर 12, महेश्वर का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर, और पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए मही प्लस ईश्वर, ऑप्शन बी महा प्लस ऐश्वर्य, ऑप्शन सी महा प्लस ईश्वर, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? महा प्लस ऐश्वर्य बन जाएगा। याद रखिएगा हमेशा जो बड़ा आ की मात्रा होती है, क्या होती है? बड़ा आ की मात्रा को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और जो ए की मात्रा होती है ये दोनों जो मिलकर बनते हैं बच्चों वो ए की मात्रा बनते हैं। इसीलिए यहाँ पे महा ऐश्वर्य से यहाँ पे देखो आ की मात्रा है, यहाँ पे ए की मात्रा, दोनों को मिक्स करके क्या बना है? देखिए ए की मात्रा, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महा ऐश्वर्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, रविंद्र का संधि विच्छेद पूछा गया है। ऑप्शन ए रवि प्लस इंद्र, ऑप्शन बी रवि प्लस इंद्र, ऑप्शन सी रवि प्लस इंद्र, या फिर ऑप्शन डी सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रवि प्लस इंद्रा, रवि प्लस इंद्रा, यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, जब यहाँ पे छोटी ई की मात्रा यहाँ पे है और छोटी ई की मात्रा यहाँ पे, देखो प्लस के दोनों तरफ, यहाँ छोटी यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, दोनों मिल जाता है तो बड़ी ई की मात्रा बन जाती है। तो इस तरीके से संधि आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग आज मेरी खराब है मुझे पता है, तो इस पर ध्यान मत दो, जो समझा रहे हो बस उस पर आप फोकस करिए। ठीक, अगर आप दृढ़ निश्चित होकर पढ़ाई करेंगे तो चाहे राइटिंग अच्छी हो चाहे ना अच्छी हो, बस आपको समझ में आएगा जो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो आपको अपने अंदर ढूंढना है कि आप दृढ़ निश्चय होकर पढ़ रहे हैं या नहीं। अगर आप सच्चे मन से पढ़ रहे हैं तो राइटिंग से आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ओके, चलो अगला सवाल 14 नंबर क्वेश्चन का, आगे का तद्भव क्या है? अच्छा देखो, तद्भव और तत्सम एक चीज याद रखिएगा, जो तत्सम शब्द होता है वो हिंदी होता है, ठीक, लेकिन जो तद्भव शब्द होता है वो संस्कृत शब्द होता है। ये हिंदी ये संस्कृत। अब पूछा गया है आगे, तो आगे क्या है? ये हिंदी शब्द है, इसका मतलब ये क्या है? तत्सम है। तो इसका क्या पूछा गया? तद्भव यानी संस्कृत शब्द। तो आगे का संस्कृत क्या होता है? अग्र होता है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? और इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में ऑप्शन को जो है काटना है या फिर सही करना है। अगला देखो, किरण का पर्यायवाची, ऑप्शन ए कर, ऑप्शन बी अंशु, ऑप्शन सी लेखा, या फिर ऑप्शन डी सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। चलिए, इस पांचों सवाल में मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, मैंने सोचा आप ऑप्शन बहुत देर से खेल रहे हैं, थोड़ा सा कुछ अलग किया जाए। तो आपको क्वेश्चंस के थ्रू उसका आंसर समझाने की कोशिश करूंगी, कुछ नया करने के लिए सोच रही हूँ, तो हो सकता है कुछ यूनिक हो जाए। चलो देखो, 16 नंबर सवाल क्या है? नीलकंठ में कौन सा समास है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा समास है। देखो, अब देखो, अगर आपके सामने 4 ऑप्शंस होते तो आप कंफ्यूज हो जाते। अब आपको मैं सिखाऊंगी कि आपको कंफ्यूज कैसे नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को देखकर देखो क्या बोला गया है बच्चों? नीलकंठ, सॉरी नीलकमल हो सकता है मैंने कहा हो तो माफ करिएगा। क्या लिखा है? नीलकंठ। अच्छा, नीलकंठ मतलब क्या होता है? नीलाकंठ। नीलाकंठ किसका है? बोलो किसका है? शंकर जी का, महादेव का। तो अब अगर हम कहें कि नीलकंठ वाला मतलब नीले कंठ वाले, अर्थात कौन? महादेव जी या फिर शंकर जी, उन्हीं का तो कंठ नीला है। तो अब यहाँ पे क्या आया? अर्थात आया ना, अर्थात। तो जहां पे भी, तो याद रखिएगा कि जहां पे भी किसी मतलब हम नीलकंठ की बात कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों शब्दों को छोड़कर अर्थात किसी हम अगले शब्द पे बढ़ रहे हैं, उन दोनों के थ्रू हम किसी अगले शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जैसे नीलकंठ वाले, नीले कंठ वाले अर्थात शिव जी, तो अर्थात के बाद क्या आया? शिव जी, मतलब दोनों के सारे हम किसी और की विशेषता बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जब अर्थात बीच में आ जाए तो इस तरीके का जो समास होता है, शब्द होता है, उसमें कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, बहुव्रीहि समास। ओके, और समझ में आए और ये नया लगे तो एक बार कमेंट करना, ताकि मैं हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से आपको बता सकूं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं नया कुछ करने की ट्राई करती रहती हूँ। कभी कभार होता है वो गड़बड़ हो जाता है, कभी कभार होता है वो अच्छा हो जाता है, तो नई चीजें करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। चलो अगला सवाल देखो, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? आप प्रत्यय और उपसर्ग दो चीज होती है, प्रत्यय और उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? देखो क्या लिखा है? उपसर्ग मतलब जो होता है किसी शब्द के, मान लो एक शब्द है, शब्द के पहले यहाँ पे जो लग जाए, जैसे मान लो मैं कहूँ कि बनावट, सजावट कह देते हैं, ठीक है, सॉरी सजावट नहीं होगा, ये तो प्रत्यय में चला जाएगा। चलो मैंने मान लिया अधिकारी ले लेते हैं, ठीक है, अधिकार। तो कार शब्द के पहले क्या लगाया? अधि लगाया।
तो ये अधि क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। मतलब जैसे मान लो कि हम क्या लगाते हैं अपने पापा या पापा के नाम में क्या लगाते हैं, आगे श्री लगाते हैं, तो उसी से रिलेट कर लो उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा नाम के पहले लगता है, ठीक। तो इसमें बोला गया है अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, तो अधि है, क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। बात करें अगर हम प्रत्यय की, तो अपनी मम्मी के नाम के बाद में आप क्या लगाते हो, जैसे मान लो मैं अपने एग्जांपल ले लेती हूँ, मेरी मम्मी का नाम है, वैसे लेना तो नहीं चाहिए, चलो फिर ले लेती हूँ मैं। मेरी मम्मी का नाम है मिसेस सुनीता, ठीक। तो हम क्या लगाएंगे, उनके नाम के पीछे देवी लगाते हैं कि नहीं, तो समझ लो, रिलेट कर लो इससे प्रत्यय। तो नाम के पीछे जो शब्द लग जाए वो प्रत्यय, नाम के आगे जो शब्द लग जाए वो उपसर्ग होता है। ओके, चलिए अगला सवाल बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन पे। चरण कमल बंदो हरिजाई। अच्छा आंसर करना आसान हो जाएगा जब आपको इसका मतलब पता होगा। इसका मतलब क्या होता है, चरण कमल बंदो हरिजाई, मतलब जो चरण है, ठीक है, उसकी तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जहां पे किसी चीज की तुलना दूसरे चीज से कर रहे होते हैं बच्चों, वहां पे हमेशा रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, रूपक अलंकार, ठीक। यहाँ पे हो रहा है चरण की जो तुलना है वो कमल से की गई है, ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार। अगला सवाल, रोला के तीसरे चरण में मात्राएं कितनी होती हैं। अब याद रखिएगा कि जो रोला छंद होता है उसके कुल 4 चरण होते हैं, हर एक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो अब आपसे चाहे तीसरा चरण पूछे, दूसरा पूछे, पहला पूछे, चौथा पूछे, हर एक का आंसर समान है, 24, करेक्ट आंसर 24 हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल, सोरठा के चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखो, सोरठा का पहला चरण, फिर कॉमा, दूसरा चरण, तीसरा चरण, कॉमा, चौथा चरण। पहला और तीसरा ये जो चरण होते हैं उसमें याद रखिएगा 11-11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे पूछा गया चौथा चरण, तो चौथा चरण क्या, दूसरे के जस्ट नीचे वाला, ये वाला, तो कितनी मात्रा, 13 मात्रा। अगर पूछा जाए दोहा, तो दोहा जस्ट इसका उल्टा होता है, जैसे इसमें है सेम इसी का अपोजिट हो जाता है, मतलब 13 यहाँ आ जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। जैसे आप वीडियो रिवर्स करते हो वैसे ही, ठीक है, समझ में आया। तो ये थे हमारे टोटल 20 के 20 सवाल, जिसमें मैंने 15 के आपको ऑप्शंस के साथ खिलवाया, मान लो क्विज है खेला हमने, और लास्ट के 5 क्वेश्चन बिना ऑप्शन के खेला, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी लगा होगा। और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा। इसके पिछले जितने वीडियोस मैंने डाल रखे हैं उसको जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको वहां से सीखने को मिलेंगी। अगर आपने अपने स्कूल में क्लासेस में नहीं अच्छे से पढ़ा है, तो मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको हर एक चीज बताई है, तो उसको जाके जरूर देखें, और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।